शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत आज हम एक ऐसी तस्वीर से करने जा रहे हैं जो डराने वाली है, साथ बड़े सवाल भी सामने लाती है। ये तस्वीरें झारखंड के देवघर से आई हैं। यहाँ बीच शहर रेलवे क्रॉसिंग पर भीषण कैसे एक ट्रेन आती है और ट्रक को टक्कर मारती है। देखिए इन तस्वीरों को। में हंगामा मच गया है। ट्रक को ट्रेन टक्कर मारती है और ट्रक की चपेट में वहां खड़ी एक बाइक भी आ जाती है। ये देखिए बाइक किस तरह दबी पड़ी है। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। मौके पर एक मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आ गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया, लेकिन हादसे के कारण मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है। देखिए आप इन तस्वीरों को। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ट्रेन की चपेट में देखिए कैसे एक ट्रक आ जाता है। ये खतरनाक तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। देखिए बाइक की हालत देखिए आप यहाँ पर। पूरी तरह से बाइक यहाँ पर नीचे दब चुकी है। सवाल है कि आखिर कैसे इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में सही क्रॉसिंग का इंतजाम नहीं है। देखने में लग रहा है कि ट्रेन के ड्राइवर ने सही वक्त पर ब्रेक लगा दी है, वरना कितना बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी। तो ये भयावह तस्वीरें सामने आई है। देखिए कैसे ट्रक की चपेट में एक बाइक भी आ गई। पहले ट्रक को टक्कर लगती है और उसके साथ ही एक बाइक भी उस ट्रक के वजन के नीचे दब जाती है। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी। इस हादसे के कारण मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन भी अब ठप हो गया है और बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार गंभीर रूप से इस हादसे में घायल भी हुए हैं। ये लग रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर मौके पर जमा है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। क्रॉसिंग पर सही इंतजाम क्यों नहीं है? इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में पहला सवाल यही आएगा। देखिए कैसे ट्रेन की चपेट में ये ट्रक आ जाता है। क्रॉसिंग पर ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक के नीचे दबी बाइक की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों की मदद से यहाँ पर राहत का काम शुरू हो गया है, लेकिन हादसे के कारण मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता हरिवंश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवंश, भयावह तस्वीरें हैं ये और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं इस तस्वीर को देखने के बाद कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? इस हादसे का जिम्मेदार कौन? देखिए मिल्का, ये सबसे बड़ा जो अभी तक जो सामने आया है, इसमें सबसे बड़ा जो रेलवे का कर्मचारी है, जो फाटक मैन होता है, उसकी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने इस पर जांच बैठा दिया है और ये ट्रेन जो है वो गोरखपुर से आसनसोल जा रही थी। जसीडीह रेलवे स्टेशन से निकली थी। ट्रेन की जो रफ्तार थी वो काफी धीमी थी, जिसके वजह से एक बड़ी घटना होते होते बच गई। और कह सकते हैं कि जो ड्राइवर है, ट्रेन के जो ड्राइवर थे, उनके सूझबूझ के कारण जो है बड़ी घटना होने से बची है। नवाडीह जो रेलवे फाटक है वहाँ पे ये घटना घटी है। अब जो परिचालन जो है रेलवे का वो फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, लेकिन जो रेलवे के अधिकारियों की तरफ से जांच बैठाया गया है और जांच के बाद फिर जो भी जो कर्मचारी इसमें लापरवाही में चिन्हित होंगे उन पे कार्रवाई जो है रेलवे की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल हरिवंश, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और कई बड़े और बुनियादी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि स्पीड कम थी, अगर स्पीड तेज होती तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। इस क्रॉसिंग के बारे में भी हरिवंश दर्शकों को बताइए कि क्या ये काफी व्यस्त क्रॉसिंग है, भीड़भाड़ भरा इलाका है और क्या पहले भी ऐसी कोई वारदात यहाँ पर इस क्रॉसिंग पर देखने को मिली है?
देखिए मलिका, देवघर का जो ये नवाडी का रेल फाटक है, ये काफी व्यस्तम इलाकों में है। बीच जो शहर है, शहर के बीचों बीच ये रेलवे फाटक है। कई बार जो है यहाँ पे ओवरब्रिज के लिए जो है तो बातचीत किया गया था, सांसद के तरफ से भी इसको लेकर पहल की गई थी, लेकिन वो जो फाइल है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भी एक छोटी सी घटना यहाँ घटी कि एक बाइक सवार जब क्रॉस कर रहा था, उसी बीच MOU एक ट्रेन, लोकल ट्रेन है, वो आ गई थी और वो बाइक सवार जो है वो बचते बचा था। लेकिन आज की जो घटना, बिल्कुल हरिवंश, और यही वजह थी कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या पहली बार इस तरह की कोई घटना यहाँ पर हुई है, या फिर ये उस लिहाज से एक सेंसिटिव इलाका है और फिर भी तमाम शिकायतों को दरकिनार कर इस तरह के हादसों को होने दिया जा रहा है। और वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस घटना पर क्या कहा है वो भी सुनिए। अगला बार ट्रक आया था, बस वही काम हुआ था, और वही ट्रक वाला फिर वही दूसरा बार हुआ, फिर ट्रक एक हुआ, फिर वही हुआ, तो बाइक वाला भी कुछ आ गया, देख लीजिए, जिसके कारण बच गया सब। लेकिन क्या हुआ, अचानक बहुत तेज मतलब हॉर्न मार रहा था, फिर धीरे धीरे स्लो करते करते बड़ा सा एक झटका मिला, तो ऐसे करके बाहर गया, देखा कि इधर वो एक ट्रक को पीछे ठोक दिया। ट्रेन हॉर्न देते हुए आई स्पीड में और ट्रक में धक्का मारा तो दो बाइक ट्रक के नीचे चला गया। और उस समय ट्रक का बीच पटरी के पास ही था। हाँ, आधा मतलब पटरी के अंदर था, आधा और बाहर में। इसका मतलब गेट खुला हुआ था। हाँ, गेट खुला। तो प्रत्यक्षदर्शियों से भी आपने सुना कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तो जो जानकारी मिल रही है इसमें, इस हादसे में 2 बाइक सवार घायल हुए हैं और बाल उनकी जान बची है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की कोई घटना इस क्रॉसिंग पर हुई हो। और आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा यहाँ पर हुआ, ये जांच का विषय है और इस पर रहेगी नजर। और आइए अब बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के CM योगी ने धर्मांतरण और लव जिहाद पर करारा हमला बोला है। योगी हरियाणा के सोनीपत में थे, वहां वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी, साथ ही धर्मांतरण और लव जिहाद से निपटने के लिए साथ आने को कहा। धर्मांतरण के खिलाफ योगी आह्वान, लव जिहाद के खिलाफ साथ आने का संदेश। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। यूपी में पिछले कई दिनों में अलग अलग जगहों में धर्मांतरण के साजिश का खुलासा हुआ है। लखनऊ के KGMU का एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसका नाम रमीज है। पता चला कि वो धर्मांतरण और कट्टरता की साजिशों में शामिल था। इस मामले के तार लखनऊ से आगरा, बरेली, पीलीभीत तक पाए गए हैं। पिछले साल जुलाई में ATS ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था। बलरामपुर के इस कथित बाबा का जाल यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी था। जांच अभी भी जारी है। हाल ही में मिर्जापुर से खबर आई कि यहां जिम के बहाने धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि इस तरह की हरकतों में जो भी लिप्त पाया गया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब हरियाणा की धरती से उन्होंने यही बात दोहराई। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। CM योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सोनीपत में मुरथल के नागे बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। CM ने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है। योगी का साफ संदेश है कि धर्म के खिलाफ साजिश नहीं चलेगी। डेमोग्राफी बदलने की साजिशों से सतर्क रहना होगा।
और धर्मांतरण में जो भी जुटा है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। धर्मांतरण से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें। जिम के बहाने हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हो रहा था। यूपी के मिर्जापुर से यह हैरत अंगेज खबर आई है। यहां 4 लोग पकड़े गए। इसके बाद एक और आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इन लोगों के टारगेट पर कई लड़कियां थीं। जिम के अंदर धर्मांतरण का धंधा, फिटनेस बहाना, हिंदू लड़कियां निशाना। दोस्ती और ब्लैकमेल, चल रहा था खतरनाक खेल। यूपी के मिर्जापुर से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहां जिम के अंदर धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है। फिटनेस के नाम पर जिम खोला, लेकिन अंदर कुछ और ही खेल चालू हो गया। इस साजिश की परतें जैसे जैसे खुली, एक के बाद एक 5 लोगों के नाम सामने आए। अस्पताल के बेड पर घायल पड़े इस शख्स का नाम फरीद है। फरीद आयरन फायर जिम में ट्रेनर के रूप में काम करता था। इसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक ये उसी गैंग का सदस्य है जो जिम के अंदर धर्मांतरण का धंधा चलाने में शामिल थे। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण के प्रयास के आरोप में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोग पहले ही गिरफ्तार किए गए थे। एक को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। इस मामले में 4 जिम सील कर दिए गए हैं। जांच में सामने आया है कि करीब 35 हिंदू युवतियां कथित तौर पर आरोपियों के निशाने पर थीं। ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादाब को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त जहीर केजीएन जिम का मालिक है। इसके अलावा केजीएन 1, केजीएन 2 व आयरन फायर नाम जिम से भी अभियुक्त लगातार जुड़े हैं। पुलिस के सामने ये मामला तब सामने आया जब 2 पीड़ित युवतियों ने शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक जिम संचालक शामिल था। बाद में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक और आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन जिम में आने वाली युवतियों से पहले दोस्ती की जाती थी, फिर धीरे धीरे उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता था। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन की तलाशी ली गई। मोबाइल में कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन मोबाइल फोन में लगभग 30 से 40 युवतियों की तस्वीरें और वीडियोस मिले हैं। आरोप है कि ये लोग जिम में आने वाली महिलाओं से दोस्ती कर उनको प्रेम जाल में फंसाते थे, वीडियो बनाकर पैसा वसूलते थे। धर्मांतरण की बात भी सामने आ रही है। जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम हैं मोहम्मद शेख अली, फैजल खान, जहीर, सादाब और फरीद। जिन जिम को सील किया गया है उनमें ये केजीएन जिम भी है। किराए के मकान में जिम चलाया जा रहा था। मकान मालिक का कहना है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इमरान खान पुत्र इसरार खान को किराए पर रहने के लिए दिया था, रहने के लिए नहीं, जिम चलाने के लिए दिया था। अब इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। अगर ये मामला जांच में सही पाया जाता है तो हम इमरान खान को बोल देंगे कि हमारा मकान खाली कर दे, क्योंकि मैं ऐसे किराएदार को नहीं रखूंगा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच को हर पहलू से आगे बढ़ा रही है। इस मामले में क्या कोई और भी जुड़ा है, ये भी जांच की जा रही है। हालांकि ये संदेश साफ है कि इस तरह के अवैध धर्मांतरण से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक प्रेमी जोड़े की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। जब सच खुला तो पता चला ये पूरा मामला हॉरर किलिंग से जुड़ा था। झूठी शान में भाइयों ने ही बहन और उसके प्रेमी का कत्ल कर दिया।
काजल और अरमान, एक प्रेमी जोड़ा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दो अलग अलग धर्मों से थे, 3 दिन पहले लापता हुए थे और फिर इन दोनों की लाश एक मंदिर के पीछे जंगल में मिली। सामने आया कि यह मामला हॉरर किलिंग का है। लड़की के भाइयों पर अपनी बहन और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप है। यह मामला है यूपी के मुरादाबाद का। पूरे इलाके में इस डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला तब खुला जब लड़के के परिवार वालों ने उसके लापता होने के बाद पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस लड़के की तलाश में जुटी थी और इसी क्रम में पुलिस ने लड़की के भाई को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया ये रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। काजल और अरमान की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। लड़की के आरोपी भाइयों ने दोनों के शवों को गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया। डबल मर्डर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। अगर आप देखें, ये दिल्ली हाईवे है, ये रास्ता सीधे बरेली की तरफ जाता है और इस वक्त हम हाईवे से तकरीबन अगर आप देखें तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं और ये वही स्पॉट है जहां पर कई सारे लोगों ने मिल करके जो है 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो उसके दोनों भाइयों पर शक मंडरा गया। जब शक मंडराया तो पुलिस ने और सख्ती की तो उसके दोनों भाइयों ने कबूला कि हमने उनको मार दिया है और फावड़े से काट कर इस किनारे में यहाँ दबा दिया है। ये वही गड्ढा है जहां पर उन दोनों लाशों को ठिकाना लगाया। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस मामले के अंदर जो है FIR दर्ज कर ली गई है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। FIR जो है कितने लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है? देखिए, FIR जो है वो 3 लोगों के खिलाफ दर्ज है, लेकिन 2 लोगों को अभी उसके जो लड़की है काजल, उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को फिलहाल अभी जांच इसमें जारी है। जो भी वो साक्ष्य सामने आएंगे, SSP जो मुरादाबाद सतपाल अंतिल है, उनका कहना है कि उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में दोनों के घर एक दूसरे के आसपास थे। हत्या के आरोप में काजल के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काजल के घर में इस समय कोई मौजूद नहीं है। पुलिस आगे की जांच में लगातार जुटी हुई है। ये जो जहां पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये काजल का घर है और ये सामने दीवार है और इसके पीछे मुश्ताक का घर है। इस वक्त अगर आप देखें तो विजुअल्स में साफ क्लियर है कि यहाँ पर इस वक्त काजल के घर में कोई भी मौजूद नहीं है। तो इस मामले के अंदर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है और इसके अलावा 2 भाइयों को काजल के गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि रविवार रात अरमान अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान लड़की के भाइयों ने दोनों को देख लिया और फावड़े से काटकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सबूत मिटाने के लिए आरोपी दोनों शवों को जंगल में ले गए और मंदिर के पास नदी के किनारे गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। जो लड़की है और जो लड़का है वो पहले से बातचीत करते थे और जो लड़की के भाई हैं उनके द्वारा इस चीज़ को उनको ये पसंद नहीं था। जो हत्या हुई थी वो घर पे हुई थी और उसको फिर वहाँ से बॉडी को शिफ्ट किया गया और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और जो एक्यूज्ड है उसी की निशानदेही पर और वीडियोग्राफी के साथ मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में बॉडी को निकलवाया गया था। तो वहीं अरमान के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने रिपोर्ट में 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अरमान के पिता का कहना है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो। तो आपको क्यों लगा मतलब कि उन लोगों ने आपके बेटे को मारा? क्यों साजिश की? मेरे सैनियों ने, गांव वालों ने खुद कहा, बोले तुम्हारे बेटे को लौंडिया को मार दिया और मार दिया, तुम नामदार रिपोर्ट करके आओ। अच्छा, ये बताइए कि इसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम काजल है। काजल के साथ अरमान की कुछ बातचीत होती थी, दोनों टच में थे, दोनों की बातचीत होती थी। इसके बारे में कोई जानकारी है? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अरमान के पिता का कहना है कि इस वारदात में और भी लोग शामिल होंगे। ये सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं। सिर्फ उसको नहीं मारा गया, अरमान को नहीं मारा गया, अरमान के साथ जो लड़की थी वो काजल, उसको भी मार दिया गया। आपको क्या लगता है कि 1-2 लोगों की साजिश थी या कई सारे लोगों ने मिलकर की इसको अंजाम? नहीं साहब, ये तो 5-6 आदमियों का काम है। 3 आदमी 2 आदमियों को मार ही ना सकते। पूरा मामला 2 अलग अलग धर्मों से जुड़े होने की वजह से गांव में तनाव के हालात बने हुए हैं। PSC और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामले में लड़की के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुरादाबाद से मिर्जा गालिब और आकिल जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
NDTV इंडिया। और अब खबर दिल्ली से, जहां की एक गली में ऐसी घटना होती है जो डराती भी है और शर्मसार भी करती है। एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले होते हैं, उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, लेकिन लोग देखते हैं, कोई बचाने की कोशिश भी नहीं करता है। ये घटना मंगोलपुरी इलाके की है। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे युवक पर चाकुओं से हमले हो रहे थे। ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। दिल्ली की एक गली में जो हुआ वो डरा देने वाला है। युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला, एक के बाद एक कई बार वार। ये खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक को कुछ लोग घसीट कर मार रहे हैं। उस पर चाकुओं से इतने हमले होते हैं कि गिनना भी मुश्किल हो जाता है। ये युवक किसी तरह भागने की कोशिश करता है, घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर खींचकर निकाल लिया जाता है और फिर चाकू से हमले होते हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाया, मेरे पीछे ये जो आप जाली वाला गेट देख रहे हैं हम, यही वो गेट है जहां पर आकाश घटना के वक्त घुसने की कोशिश कर रहा था। जो पूरी वारदात थी सीसीटीवी में जो कैद हुई है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अचानक से आकाश, इसी जो पीछे आपको मेरी तस्वीर दिख रही है, वहां पर उस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है अपने बचाव के लिए, और उसके साथ 3 लोग जो है वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और उसको जो है लगातार चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये घटना दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की है। जिस युवक को चाकू मारे गए उसकी पहचान आकाश उर्फ अक्कू हुई है। आकाश 23 साल का था। ये वारदात एन ब्लॉक पार्क में हुई और पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए, फिर घायल अवस्था में उसे छोड़कर भाग गए। युवक को तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के दोस्त और चश्मदीद ने क्या बताया वो आपको बताते हैं। सामान लेके जैसे ही आए, मैं आके पहले आ गया था, वो ले रहे थे सामान, मैं आया पार्क में खड़ा हो गया। उस लड़की की एक्टिविटी ये थी, उसने गमछा लगा रखा था ऐसे, वो 2 मिनट पहले हमारे साथ ही खड़ा था, प्रसाद वगैरह खा के गया था, उसने ऐसे करके गमछा पहन रखा था। मैंने उससे बोला क्या हो गया, जिसका नाम नोडी उर्फ मोहित है, जो मेरी गली में ही रहता है। उसने कुछ नहीं बात करी, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। जतिन और अक्कू भाई पे जैसे ही वो पार्क में एंट्री करी, उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू चलाने चालू कर दिए। ये 5-6 जने थे, इन सबने चाकू चलाने चालू कर दिए और सबके हाथ में 2-2 चाकू थे। जिन लोगों का घर था उसका गेट खोलकर आकाश ने अंदर आने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। घर में सिर्फ माँ बेटे थे। जब बाहर आई तो समझ में आया क्या घटना हुई। तो यहीं पे गेट पर ही उसको ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जा रहा है। किसी को जानकारी नहीं परिवार में? नहीं, हमने खोला है, हमने दरवाजा, वो पड़े थे यहाँ पे, जो भीड़ हुई थी वो लेकर गए थे अस्पताल। और फिर ये भाई साहब आ गए थे, तो इनकी आवाज सुन के मैं तो इतनी डर गई, क्योंकि हम ही दोनों घर में थे, माँ बेटी। और हम बहुत डर गए थे। हम तो समझ भी नहीं पाए कि बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मेहमान भी इतना क्यों घबरा गया। फिर शायद अगर गेट पूरा खुला होता तो बच सकता। हाँ, शायद वो अंदर का नहीं खुला था, हमारा अंदर का था, उन्होंने खींच लिया था उसे। जो फुटेज आया है उसमें आप देख सकते हैं कि जब हमले हो रहे थे तो कुछ लोग दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं, लेकिन डर के मारे आगे नहीं आते। तो वहीं दूसरी ओर खूनी खेल जारी रहता है। हालांकि एक शख्स डंडा लेकर आता है और आरोपियों को भगा देता है। घायल को अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन जान नहीं बच पाती है। पीछे पार्क से वो लड़के उसको चाकू में मारते हुए आए। उस लड़के ने बचने की कोशिश की, इस मकान के अंदर घुसने की कोशिश की हमारे, लेकिन वो दरवाजा बंद नहीं कर पाया और वो लड़का गिर गया। उसका ब्लड ज़्यादा निकल चुका था, उसके ऊपर चाकू से ज़्यादा वार हो गए थे। मैं डंडा लेके भागा, तब तक वो लड़के भाग गए थे यहाँ से। अच्छा, कुल कितने लड़के थे और जब ये वारदात? 3 या 4 लड़कों की संख्या थी। अच्छा, 4 लड़के थे लगभग। अच्छा, तो जिन्होंने मारा, कभी आपने देखा कि आकाश के साथ लड़ाई हुई है या कोई ऐसे लोगों ने करने कभी दिखे हो यहाँ पर? नहीं, उनको कभी मैंने देखा नहीं जी। अच्छा। आकाश अपने पिता के साथ ही कचौड़ी का स्टॉल लगाता था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता अक्सर बीमार रहते हैं, तो एक तरह से अकेला कमाने वाला था। पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है, लेकिन ये रंजिश क्यों थी ये सामने नहीं आया है। मंगोलपुरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 19 साल के एक युवक और एक नाबालिग को दबोचा है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से खून से सना चाकू और वारदात के समय पहने कपड़े भी बरामद किए हैं। आरोपी मोहित 19 साल का है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का छात्र है। पुलिस पूछताछ में हत्या के पीछे की बड़ी वजहें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि मृतक आकाश ने पिछले साल सितंबर में सलमान नाम के एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी थी। सलमान इन आरोपियों का दोस्त था। 20 जनवरी की रात सभी आरोपियों ने मिलकर शराब पी और आकाश को मारने का प्लान बनाया। अगले दिन मौका मिलते ही उसे चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में प्रभाकर राणा और पल्लव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। ईडी केस में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत। दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में बरी किया। ईडी के 2 केस में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ईडी द्वारा समन पर पेश न होने पर दाखिल केस को कोर्ट ने खारिज किया। अरविंद केजरीवाल ने समन को राजनीति से प्रेरित बताकर पेश होने से इनकार किया था। तो ईडी केस में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत। ईडी के केस में केजरीवाल को राहत मिली है। दिल्ली की कोर्ट से ये राहत मिली है। ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल ने समन को राजनीति से प्रेरित बताकर पेश होने से इनकार किया था और ईडी द्वारा समन पर पेश न होने पर दाखिल केस को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ईडी केस में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है। दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में बरी किया। ईडी के 2 केस में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और 26 जनवरी आने वाली है। इसे लेकर देश भर में तैयारियां भी चल रही हैं। तो वहीं खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और बड़े शहर हैं। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। छब्बीस जनवरी की तैयारी, चप्पे चप्पे पर पहरा। आईएसआई और आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि देश के बड़े मंदिर और बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के कोड नेम और मंसूबों का खुलासा हुआ है। आतंकियों के मंसूबों का प्लान, जिसे कोड नेम 26-26 दिया गया है। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आतंकी देश के कई हिस्सों में 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर शामिल है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स ये हमला कर सकते हैं। अल-कायदा के आतंकी भी कर सकते हैं हमला। इंटेलिजेंस एजेंसियों की सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर है, जहां कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप का फाल्कन स्क्वाड लगातार धमकी दे रहा है। बांग्लादेश के आतंकी संगठन भी हमले की फिराक में है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने को कहा गया है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस वक्त हम दिल्ली पुलिस के उस कंट्रोल रूम में हैं जिसके जरिए कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक कंट्रोल रूम है और बड़ी संख्या में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं एफआरएस सिस्टम से लैस, उनकी लाइव फीड यहाँ पर आ रही है, जिसको जूम करके देख सकते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या नंबर है। देखिए सामने ये गाड़ी आ रही है, इसका नंबर भी जूम करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैमरे लगे हैं, खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर लोग बैठेंगे, कर्तव्य पथ पर जहाँ पर परेड निकलेगी। इन तमाम इलाकों की निगरानी लगातार जो दिल्ली पुलिस कर्मी हैं वो लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इस पोस्टर में पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है। मोहम्मद रेहान नाम के आतंकी की तस्वीर लगाई गई। इस पोस्टर में मोहम्मद रेहान का पता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चौहान बांगर बताया गया है। ये 2016 से फरार है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने
अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं। जिन आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं उनमें मोहम्मद उमर, अबू सुफियान, मोहम्मद शहीद फैजल, सैयद मोहम्मद अर्शिया, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शर्जील अख्तर, ये सब शामिल हैं। आतंकियों के पोस्टर इस तरह से चश्मा किए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो आतंकी हैं उनके नाम लिखे गए हैं और वो किस तरह से वांटेड हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। मोहम्मद इकबाल भटकल, रियाज भटकल, जुनैद अहमद, मोहम्मद खालिद, मोहसिन चौधरी, ये तमाम जो आतंकी हैं ये लंबे समय से वांटेड हैं, अलग अलग संगठनों के हैं। अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से खतरा है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने तमाम जगहों पर इस तरह के पोस्टर चस्पा किए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि खालिस्तानी आतंकी संगठनों के जो आतंकी हैं उनके भी पोस्टर यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। ये देखिए, वाधवा सिंह बब्बर जो कि BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है, पुरुषोत्तम सिंह पम्मा BKI, गुरमीत सिंह बग्गा BKI, भूपेंद्र सिंह भिंडा BKI। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इन आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी है। बताया जा रहा है कि देश में हुए कई आतंकी हमलों में ये शामिल हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारे और इनपुट्स जो आते हैं उनको ध्यान में रखते हैं हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल करते हैं। इस बार हमने थोड़ा स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किए हैं और मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा, आप आएँ तो सिक्योरिटी में पुलिस का सहयोग करें और अपने साथ बैन की हुई वस्तुएं जो हैं उनको ना लेके आएँ। हमने मिनिमम 3 लेयर की पेडेस्ट्रियन के लिए सिक्योरिटी चेकिंग फ्रिस्किंग रखी हुई है और इसी तरीके से व्हीकल्स की भी हमने 3 लेयर पे चेकिंग फ्रिस्किंग रखी हुई है जिनमें अलग अलग तरीके से कॉर्डन लगाए हुए हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा का घेरा बहुत सख्त कर दिया गया है। अयोध्या में हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पुलिस की कड़ी नजर है। कोई भी व्यक्ति चाहे स्थानीय हो या बाहरी, बगैर चेकिंग के अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा का घेरा बहुत सख्त है। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति बगैर सुरक्षा जांच के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। वो चाहे अयोध्या का स्थानीय निवासी हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो, यहाँ पे कोई भी बगैर जांच पड़ताल के अंदर नहीं जा सकता है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी की परेड की तैयारियां चल रही हैं। आतंकियों और देश विरोधी ताकतों के मंसूबे कुछ भी हों, हमेशा की तरह उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हर साजिश नाकाम कर दी जाएगी। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इस 26 जनवरी पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतजाम किए हैं। इनमें आधुनिक तकनीक से लेकर AI तक की मदद ली गई है। यहां तक कि अब दिल्ली पुलिस के पास एक काला चश्मा है जिससे वो देखते ही बदमाशों की पहचान कर लेगी। ये दिल्ली पुलिस का जासूसी चश्मा है। दिल्ली पुलिस का ये काला चश्मा आप चाहे जितने ध्यान से देख लें, आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस सब कुछ देख रही है, आपकी सूरत भी और आपका अतीत भी। ये AI तकनीक से लैस चश्मे हैं। ये पुलिस वालों के फोन से जुड़े हैं और किसी भी संदिग्ध को देखकर वो पुलिस को अलर्ट कर देंगे। दरअसल इनके फोन पर 65,000 अपराधियों और आतंकियों का डेटा फीड है। अपराधियों की 20 साल पुरानी तस्वीरें भी हैं। अगर उसने हुलिया बदला हुआ है तो भी उसे AI की मदद से पहचानने का इंतजाम है। जैसे ही कोई संदिग्ध सामने से गुजरेगा, मोबाइल पर लाल रंग का फ्रेम दिखेगा और अलर्ट आ जाएगा। ये बताइए कि ये जो चश्मा है क्या इसकी खासियत है और कैसे काम करता है? इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक ग्रीन बॉक्स आ रहे हैं। अगर हम किसी भी पर्सन की फेस की तरफ देखेंगे तो उसके ऊपर ग्रीन बॉक्स आएगा। अगर वो सस्पेक्ट होगा तो उसके ऊपर रेड बॉक्स आएगा। हमारे इसके अंदर फ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल किया गया है। उस ऐप से ये हमारा जो ग्लास है ये कनेक्टेड है और इसके साथ कनेक्टेड होने के बाद इसके अंदर डेटाबेस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिससे हमारे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनका डेटाबेस है। अगर किसी भी सूरत में वो हमें डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे या उन्होंने दाढ़ी लगा रखी होगी या कुछ भी होगा तो ऑलरेडी वो इस चश्मे के थ्रू हमारे पास डिटेक्ट हो पाएंगे। हाँ जी, और इस पर रेड बॉक्स आ जाएगा हमारी स्क्रीन पर, जो हमारे अंदर एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये चश्मा जो है FRS सिस्टम से लैस है। FRS सिस्टम क्या है और अगर कोई अपराधी जिसकी फ़ोटो 20 साल पुरानी है तो उसको कैसे आप ये पहचानेगा? सर, इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो हर एक जब जैसे रिकॉग्नाइज करेगा तो सबका एक अलग अलग नंबर है, तो उस नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हर एक फेस के ऊपर एक नंबर आ रहा है, तो उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
अब जैसे कोई अपराधी है तो क्या ये रेड हो जाएगा नंबर? जी रेड रेड हो जाएगा, फ्रेम रेड हो जाएगा। अच्छा। और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड होगा हमारा, तो हम इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। 26 जनवरी को बहुत सारे पुलिस वाले इन काले चश्मों के साथ लाल किले और पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तैनात होंगे। दरअसल इस गणतंत्र दिवस पर आतंकी मंसूबों के कई इनपुट दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास हैं, तो दिल्ली पुलिस ने भी पूरा इंतजाम कर रखा है कि उनकी जानकारी के बिना कोई परिंदा भी पर न मार सके। सिर्फ परेड रूट पर 6 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनमें 1000 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। पूरी नई दिल्ली में 31 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा लोगों और गाड़ियों की त्रिस्तरीय चेकिंग होगी। नई दिल्ली जिले में 10,000 पुलिसकर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात होंगे। कुल 20,000 जवान और अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। परेड रूट को 26 जोन में बांटा गया है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के डीसीपी तैनात रहेंगे। 3 स्तरों का जो सुरक्षा घेरा है, उसमें पहले और बाहरी स्तर पर ही 15,000 जवान तैनात होंगे। इनमें दिल्ली पुलिसकर्मी, अतिरिक्त रिजर्व पुलिस कंपनियां, क्विक रिस्पांस टीम, स्वात कमांडो टीम, बम डिस्पोजल टीम के अलावा ट्रैफिक पुलिस के जवान होंगे। दूसरे लेयर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी और तीसरे और सबसे करीबी घेरे में सेना के तीनों अंगों के जवान, एनएसजी के जवान और कमांडो होंगे, साथ ही खुफिया एजेंसियों के लोग भी। ये सब लोग एक सेंट्रल कमांड रूम से भी जुड़े रहेंगे। एनएसजी का डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा में तैनात रहेगा। पुलिस 25 जनवरी से ही नई दिल्ली की ऊंची इमारतों को खाली करा लेगी। परेड के रास्ते पर 25 जनवरी की रात से ही स्नाइपर तैनात कर दिए जाएंगे। स्नाइपरों की संख्या 100 से ज्यादा है। जमीन के अलावा आसमान से भी सारी निगरानी होगी। यहाँ भी दिल्ली पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। किसी भी तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पूरी पाबंदी है। एंटी ड्रोन के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैयार हैं। पुलिस ने इस बार कर्तव्य पथ पर कई बार मॉक ड्रिल भी की है, यानी चेतावनी जितनी बड़ी है, सुरक्षा के इंतजाम उससे कुछ आगे के हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बड़े कारोबारी और सीनियर एडवोकेट की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे शहर में उबाल है। सड़कों पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। फतेहपुर हत्याकांड पर बवाल, वकील की गला काटकर हत्या। हत्या के विरोध में सड़कों पर वकील। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। सड़कों पर वकीलों का यह गुस्सा एक सीनियर एडवोकेट और कारोबारी जयराज मान सिंह की हत्या को लेकर दिखाई दिया। जयराज मान सिंह की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जयराज मान सिंह की लाश उनके ही खेत में मिली। इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक तत्काल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य इकट्ठे किए। जो मृतक हैं जयराम मान सिंह हैं, जिनकी एज करीब 68 साल है। ये बुलेट चौराहे के पास इनका आवास है, जहाँ पर ये एक अपनी पत्नी और इनकी एकमात्र बेटी है उसके साथ रहते हैं और घर में जो है कुछ नौकर रहते हैं। ये बताया गया कि करीब 4:30 बजे एक व्यक्ति जो है इनको जो इनका महर्षि विद्या मंदिर के पास है, करीब काफ़ी जो है लैंड है और उसके सटे हुए बाग हैं, वहाँ पर यहाँ लेके आया था इनको। और फिर उसी व्यक्ति द्वारा घर वालों को सूचित किया गया कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब घर वाले और बाकी लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे इनको जो है मृत अवस्था में गले पे इनको जो है कटे का निशान है, ये पाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया के आज के इस सफर में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।